हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज पॉलिटिकल साइंस की 4th क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान एक ही नज़र में पढ़ रहे हैं। इसकी सरणी में हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद। अब अनुच्छेद टोटल 1 से 395 तक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम भाग, जिस प्रकार भाग, कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं, उन 22 भागों को डिफाइन करेंगे अलग अलग अनुच्छेद के साथ। तो हम आज भाग 1 लेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे हिंदी, करण जी की तथा कंप्यूटर आदि की क्लासें चलती है, रीजनिंग वगैरह आदि की क्लासें चलती हैं, जो आपको हर एग्जाम में, आने वाले हर एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 से हैं, जिस पे आपको सभी एग्जाम के लिए क्यूज मिलती हैं, उसको भी ज्वाइन कर लें। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत का संविधान एक नज़र में, ठीक है ना। तो भाग एक है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ मतलब जो हमारा भारत है उसको और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है किसमें, भाग 1 में। और भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। देखिए अनुच्छेद 1 क्या है, तो एक अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए यदि पूछ ले आपसे कि संघ का नाम किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है। कौन सा भाग है, तो भाग 1 है। और उन राज्यों के क्षेत्र, जो राज्य भारत संघ के अंदर आते हैं, उन राज्यों का राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंदर है, तो भाग 1, उनकी सीमाएं वगैरह सब कुछ जो भाग 1 के अंदर है। अनुच्छेद 1 के अंदर है। अनुच्छेद 2 किसके अंदर है, तो अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। देखिए यदि जैसे सर्वप्रथम 14 राज्य थे, 14 राज्य के बाद में उसको जिसमें जो हमने नागालैंड वगैरह सभी राज्य, जैसे अभी 2014 के अंदर जो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया था, उसी प्रकार अलग राज्य, देखिए नए राज्यों का प्रवेश या उनका निर्माण। देखिए दूसरे राज्य जो स्वतंत्र थे, जैसे जम्मू कश्मीर, उनको वापस मिलाया गया भारत के अंदर, और प्लस में पूर्वोत्तर राज्य जिनको भारत के साथ मिलाया गया। और जिस प्रकार मैंने अभी उदाहरण दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, इस प्रकार ये नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण, ये अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर है। अनुच्छेद 2 के है वो निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 3 ये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमाओं व नाव में परिवर्तन, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये होता है अनुच्छेद 3 के तहत। देखिए वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जो वर्तमान में, अभी देखो वर्तमान में कितने हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनका राज्य क्षेत्र, किस राज्य का कितना क्षेत्र होगा, उसकी सीमा, ये किसके अंदर है, अनुच्छेद 3 के अंदर है। नाम में परिवर्तन, देखिए जैसे पहले नाम था उड़ीसा, क्या था, उड़ीसा, अब उसका नाम क्या है, ओडिशा। क्या नाम है, ओडिशा। तो ये नाम परिवर्तन हुआ, तो ये नाम किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। किस अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। देखिए अनुच्छेद 4 क्या है, कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक, अनुशंसिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। देखिए जो पहली अनुसूची कितनी है, टोटल अभी 12 है। मूल संविधान के अंदर कितनी थी, 8 थी। तो उन अनुच्छेद, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन किया गया है, उसका डिटेल कहाँ पे मिलती है, अनुच्छेद 4 के अंदर मिलती है। फिर आता है भाग 2, क्या आता है, भाग 2। और भाग 2 किसके बारे में है, तो वो है नागरिकता के बारे में है, नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखिए हमने पहले पढ़ा अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रथम भाग, जिसके अंदर क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। फिर भाग है 2, भाग 2 क्या है, नागरिकता के अंदर अनुच्छेद 5 से 11। देखिए अनुच्छेद 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता थी, जब संविधान लागू हुआ तब नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंदर मिलती है। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या मिलता है, कि पाकिस्तान भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। और अनुच्छेद 7 के अंदर है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अब आप समझ नहीं पाओगे कि पाकिस्तान यही है, पाकिस्तान यही है, भारत यही है। लेकिन देखिए पाकिस्तान भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत के अंदर आएगा उसकी नागरिकता का वर्णन कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 6 के अंदर। और पाकिस्तान को प्रव्रजन मतलब पाकिस्तान में जाने वाले व्यक्तियों का, तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के अंदर क्या संशोधन होगा, उसकी नागरिकता रद्द होगी या नहीं होगी, ये अनुच्छेद 7 के अंदर है। तो आपको समझ में आया ना। अनुच्छेद 5 किसके संबंधित है, ओनली फॉर संविधान में प्रारंभ होने पर जो नागरिक थे उनकी नागरिकता का
अनुच्छेद 5 के अंदर है। और अनुच्छेद 6 के अंदर है पाकिस्तान भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। और 7 नंबर है अनुच्छेद जो है पाकिस्तान को जाने वाले, मतलब ठीक है ना। देखो एक तो है पाकिस्तान में आने वाले और एक है पाकिस्तान को जाने वाले, ठीक है ना। और फिर आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, मतलब जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए भारत से बाहर अन्य विदेशों में चले गए हैं, उनकी नागरिकता भारत के अंदर, जैसे वो 3 साल के लिए जाते हैं वीज़ा लेके, तो उसकी नागरिकता रद्द होगी या नहीं होगी, या भारत की नागरिकता बनी रहेगी या क्या होगा, तो उसका वर्णन कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 8 के अंदर है। कहाँ पे है, अनुच्छेद 8 के अंदर है। अनुच्छेद 9 क्या है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक न होना। देखो जो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है कहाँ पे, विदेश के अंदर जाने के बाद क्या करता है, वहाँ की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, ठीक है ना, वहाँ जाके वहीं रह जाता है, तो उसकी भारत में नागरिकता नहीं होना, यह अनुच्छेद 9 के अंदर है। फिर आता है अनुच्छेद 10 के अंदर नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब किस सिचुएशन के अंदर नागरिकता का अधिकार बना रहेगा और किस सिचुएशन के अंदर आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर है, अनुच्छेद 10 के अंदर है। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि विनियमन किया गया। देखिए संसद द्वारा नागरिकों के अधिकार का विधि विनियमन किया गया। अभी जैसे वो चला ना 2019 के अंदर, कौन सा एक जो 2014 के बाद में जो भी भारत 2010 से या 2014 है, वहाँ से जो भी विदेश कौन से, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इनमें रहने वाले व्यक्ति जो कुछ ही वर्षों के अंदर भारत में आ गए, उनकी नागरिकता देने का प्रावधान जो अभी वो एक बिल लेके आया, तो वो किस में आया, संसद के अंदर आया। और ये किसके हाथ में होता है, ये नागरिकता का अधिकार, ये विधि विनियम, देखो विधि बना के इसका विनियमन किया जाता है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 11 के अंदर है। अब आता है भाग 3। देखिए मैंने भाग आपको साथ साथ में लिए हैं, फिर हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। अभी भाग साथ साथ में ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, अनुच्छेद भी समझ में आ जाएगा कि इस अनुच्छेद के अंदर देखो ये अनुच्छेद किस भाग के अंदर और वो भाग किसके संबंधित है। अब बता देता हूँ, जैसे भाग 1 किससे संबंधित था, राज्य क्षेत्र। अब आपको पता चल जाएगा अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ये 4 अनुच्छेद किससे संबंधित है कि राज्य क्षेत्र या कुछ भी हो वो किससे क्षेत्र है, राज्य संघ के क्षेत्र से। फिर आता है भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित है। अब आपको पता चल जाएगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये किससे संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित है। आप इस प्रकार थोड़ा सा दिमाग लगा के आप अपना आंसर सही कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है, तो ये है मूल अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित। और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। अब देखिए हम देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 यह कहता है कि राज्य शब्द, जो राज्य शब्द है उसकी परिभाषा बताई गई है कि राज्य किससे कहेंगे, हम एक संघ को कहेंगे या एक राज्य को कहेंगे। तो इसमें ना जो संविधान के अंदर राज्य शब्द लिया गया है वो हमारे देश के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया गया है, हमारे देश के लिए। फिर आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करना। क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, मतलब कब आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे जीवन जीने का अधिकार है वो तो बना रहेगा, लेकिन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपसे छीन लिए जाएंगे, कब, जब आपातकाल होगा, या तब उसका किस अधिकार के तहत वो आपके मूल अधिकार है वो अल्पीकरण मतलब निम्न कर दिए जाएंगे। तो इसका प्रावधान कहाँ पे, तो अनुच्छेद 13 के अंदर दिया गया है। और अनुच्छेद 12 के बारे में बता दिया मैंने कि राज्य शब्द की परिभाषा क्या है। अब देखो ये तो हो गया मूल अधिकार के जो थोड़ा सा हिंट। उसके बाद आता है मूल अधिकार, और पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता का अधिकार। देखिए समता का अधिकार के अंदर देखो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अभी आपको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। और 12 से 35 तक कौन कौन से मूल अधिकार हैं, और जैसे पूछ ले कि विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो आप पहले तो ये इसकी प्रायोरिटी रखो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर है। और 12 से 35 के अंदर भी कौन सो है, तो 14, 15, 16, 17 के अंतर्गत है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंदर आएगी, वो आएगी अनुच्छेद 14 के अंदर। फिर आता है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या फिर मूल वंश या फिर जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सभी को विधि के समक्ष समानता है, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 16, और अनुच्छेद 16 क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो सभी को क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। सभी को क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या है कि इस अस्पृश्यता का अंत, मतलब देखो 17 मतलब खतरा, जब आप किसी को नहीं छुओगे तो क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है ना, छुओगे तो खतरा होगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अंत, आप जो छुआछूत करते हैं ना उसके लिए कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 17। यदि आपसे कोई छुआछूत के मामले में, जैसे आपको पानी नहीं पीने देता है सार्वजनिक स्थानों पे, और सार्वजनिक स्थानों पे जाने पर आपको टोकता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत आप रीट दायर कर सकते हो, वो अनुच्छेद 17 के तहत आप रीट दायर कर सकते हो, ताकि आपके साथ ये अन्याय नहीं हो, ठीक है ना। ये आपका अधिकार है, ये स्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 किससे हैं, तो उपाधियों के अंत से हैं, ठीक है ना। उपाधियों के अंत से कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से हैं। इसके अंदर दिया गया है कि जो विदेश से आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हो, जब तक आपको भारत सरकार नहीं चाहती है तब तक आप उपाधि कोई भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। और सेना और शिक्षा के क्षेत्र के अलावा आप किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ओनली फॉर सेना या शिक्षा, इन दोनों के क्षेत्र में ही आपको उपाधि धारण करने का अधिकार है। तो ये हो गया हमारा समता का अधिकार, ठीक है ना। तो अनुच्छेद, तो देखिए ये हमारे हो गए अनुच्छेद को कौन से देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। ये 5 अनुच्छेद 15, 16 और 14, 15, 16, 17, 18 ये तीनों किससे संबंधित हैं, तो ये समता के अधिकार से संबंधित हैं। अब देखो आपके ऐसे पूछ लेता है, जो मूल अधिकार हैं उनसे हर मूल अधिकार जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, या पूछ लेते हैं अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको देखो याद हो गए ना कि 15 से देखो 14 के अंदर क्या है, 14 विधि के समक्ष समानता, 14 के अंदर क्या है, समानता, ठीक है ना। 15 के अंदर क्या है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर 16 क्या है, 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है ना, सभी को समान अवसर में समानता मिलनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है अस्पृश्यता का अंत, और फिर आता है 18 नंबर उपाधियों का अंत। ये 5 अनुच्छेद हो गए समता के अधिकार, किसके हो गए, समता के अधिकार। अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो मूल अधिकार के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन सा अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के है यहाँ पे, ठीक है ना। अनुच्छेद 22 ये किससे संबंधित है, तो ये हो गया स्वतंत्रता के संबंधित, ठीक है ना। तो देखिए पहले है अनुच्छेद 19, हमने जो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद तो देख लिए समता के अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत है वाक स्वायत्तता आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 19 क्या हो गया कि वाक, आपको बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, वाक की स्वतंत्रता किसके है, अनुच्छेद 19 के तहत है। अनुच्छेद 20 के तहत है अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण। जो भी आप अपराध किए हैं या अपराध नहीं किए हैं तो उसको दोष सिद्ध करने के लिए आपको उसमें संरक्षण मिलेगा। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 के अंतर। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो ये कोई भी आपातकालीन लगने पर आपका अनुच्छेद रद्द नहीं किया जा सकता है। कौन सा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 21 के क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, किस शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसके अंदर है, अनुच्छेद 21 के अंदर है। तो आपसे पूछ लें कि शिक्षा का अधिकार का अनुच्छेद किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 के। और आपसे पूछ ले कि जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में से संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 22 ये कहता है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। जैसे आपको यदि कोई दोष के अंतर्गत
आपको किसी अपराध के अंतर्गत आपको यदि पुलिस पकड़ के ले जाती है, आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो गिरफ्तारी होने के बाद आपको कितना समय तक पुलिस कस्टडी में रख सकती है और फिर आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही होगा। तो इसका मतलब है कि आपको क्या है, निरोध के जो गिरफ्तारी हुई है उसके संरक्षण का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत आपको 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही पड़ेगा पुलिस को, ठीक है ना। आपकी गिरफ्तारी होने के 24 घंटे, ये इसके अंदर भी कुछ कंडीशनें हैं, ठीक है ना। लेकिन अनुच्छेद 22 के तहत आप ये रीट दायर कर सकते हो, आपको यदि किसी भी अपराध के अंतर्गत 24 घंटे से अधिक रख लिया हो, विशेष कंडीशनों को छोड़ के। जैसे उसमें अंदर आवागमन, जो जैसे दूर से यदि अपराधी को लेके आ रहे हैं तो उसमें लगा टाइम वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद 23 और 24 दो ही अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत आपके शोषण, जो व्यक्ति के साथ शोषण होता है उसका विरुद्ध के अधिकार। तो अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध। देखो, मानव के दुर्व्यवहार मतलब उसके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करना, जैसे श्रम, देखो बलात्कार श्रम, जैसे 18 साल से जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शारीरिक कार्य जैसे कल कारखानों के अंदर काम करवाया जाना, ये इसके अंतर्गत निषेध है। यदि आप करवाए गए तो उसको दोषी ठहराया जाएगा। और 24 नंबर है कि कारखानों आदि में बाल श्रम पर निषेध। देखिए, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन यदि पूछ ले आपसे मानव के दुर्व्यवहारों और बलात्कार श्रम का निषेध किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 बार बार हर एग्जाम में लमसम पूछा गया। अनुच्छेद 23 हो गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 हो गया कारखानों आदि में बाल श्रम पर निषेध, ठीक है ना। फिर हमारा आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। और ये कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और ये 4 अनुच्छेद है। कौन कौन से? 25, 26 और 27, 28। देखो, अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जैसे आप किसी भी रिलीजन से हो, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो, आपको अबाध रूप से मानने, उस धर्म के प्रति आस्था रखने और उस धर्म की जो पूजा अर्चना करने और उस धर्म की प्रचार करने के लिए आपको किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे हिंदू धर्म से हो तो आपको दूसरे धर्म की बाध्यता नहीं होगी, मुस्लिम धर्म से हो तो आपको उस दूसरे धर्म की बाध्यता नहीं होगी। आप अपने जो आपके मन में आए कौन सा धर्म अपनाना है वो आप अपना सकते हो, ठीक है ना। अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो आप अबाध रूप से स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हो। जैसे हिंदू धर्म के अंदर यज्ञ होता है तो आप, और विवाह सम्मेलन होता है, उसको अबाध रूप में कर सकते हो, आपको कोई भी सरकार आपको नहीं रोकेगी, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखो, धर्म के आधार पर यदि आप कोई फंड इकट्ठा करते हो तो उस पर कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के उपस्थिति के होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे हिंदू धर्म के अंदर, जैसे देखो मुस्लिम धर्म के अंदर मदरसा चलते हैं तो उनको अबाध रूप से ये धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो उसकी कोई धार्मिक उपासना करते हो तो उसके बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है ना। फिर आता है हमारे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। जो हमारे भारत के अंदर अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण करेगी। कौन? संविधान करेगा या फिर मतलब संसद करेगी। संसद उनके लिए विधि बनाएगी और उन विधि के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण करेगी। फिर आता है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है कि उन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए
सरकार, ये प्रावधान है कि सरकार उनके लिए शिक्षण संस्थानें खोलेगी, उसकी स्थापना करेगी और उनका प्रशासन भी करने का अधिकार है, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 31, और अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार था, और इसको यहाँ से संपत्ति का अधिकार था, इसको यहाँ से हटा के कहाँ पे डाल दिया गया है? इसको विधि अधिकार डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 के अंदर, 301 के अंदर डाल दिया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 31 तो हो गया संपदा और संपदा आदि के अर्जन से संबंधित उत्पन्न करने वाली विधियों का व्यावर्ती, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडेंस, इसके अंतर्गत आपको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके अंतर्गत आप रीट दायर कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 5 रीट होती हैं, और जो हाई कोर्ट होता है उसके अंतर्गत 6 रीट होती हैं। जो वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32-33 के तहत। और अधिकार कौन सा? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 ये कहते हैं कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों और आदि को लागू करने में के उपरांत करने की संसद की शक्ति। देखो, फिर आता है अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तित हैं तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। देखो, जैसे सेना क्षेत्र लग जाता है, किसी क्षेत्र के अंदर सेना का शासन हो जाता है, तो उसके अंतर्गत आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार रद्द कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 34 के अंदर लिखा गया है। अनुच्छेद 35 के अंदर लिखा गया है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। जब आपको सेना से शासन लग जाता है तो वहाँ पे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे, ओनली फॉर अनुच्छेद 21 को छोड़ के। अनुच्छेद 21 क्या है? कि जीवन जीने का अधिकार। वो अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा, बल्कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और देखो बोलने की स्वतंत्रता वो भी छीन ली जाएगी, और समानता के अधिकार वो भी छीन लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी छीन लिया जाएगा, लेकिन ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 34 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 34 के तहत है। और वापस कब दिया जाएगा? जब सेना शासन हट जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 35 के तहत दिया जाएगा कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि। देखिए, हमने आज क्या पढ़ा? तो मूल अधिकार पढ़े थे। मूल अधिकार से पहले क्या पढ़ा था? हमने नागरिकता पढ़ी, और नागरिकता से पहले क्या पढ़ा था? हमारा राज्य क्षेत्र पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा था भाग 3, भाग 2 और भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ये चारों अनुच्छेद किसके अंतर्गत हैं? तो भाग 1 के अंतर्गत हैं, ठीक है ना। फिर पढ़ा हमने भाग 2। भाग 2 क्या पढ़ा हमने? भाग 2 पढ़ा हमने नागरिकता। और नागरिकता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? नागरिकता के अंतर्गत भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11 तक अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आएंगे, जिसके अंतर्गत दी गई है नागरिकता दी गई है। फिर आता है हमारा भाग 3, और भाग 3 के अंतर्गत क्या है? भाग 3 के अंतर्गत है हमारे मूल अधिकार। और मूल अधिकार के अंतर्गत हमने मूल अधिकार देखे कौन कौन से? तो देखिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर हमने पढ़ लिया ये, जैसे देखो क्रमवाही बता देता हूँ। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार के बाद क्या हो जाएगा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम सभी क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद हो जाएंगे। तो देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से यदि 35 तक पूछ ले तो आपको क्या बताना है? कि यहाँ पे क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार के अंतर्गत ही हमने कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ लिए? तो अनुच्छेद देखो ये तो मैंने बता दिया। तो और 12 और 13 के अंतर्गत क्या है? कि मूल अधिकारों के संबंध में दिया गया है 12 और 13 के अंदर। फिर आता है 14, और 14 से स्टार्ट होते हैं हमारे मूल अधिकार। और अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है समता का अधिकार और विधि के समक्ष समानता। फिर आता है अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। फिर देखो, समता का अधिकार हो गया कहाँ से? 16, 17, 18 तक 5 अनुच्छेद हो गए। समानता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत 19, 20 और 21, 22, ठीक है ना। और फिर आता है अनुच्छेद जो अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद 23 और 24 देखने को मिलेंगे। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत आपको 25 और 26 और 27, 28 ये अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके अंतर्गत आपको 29 और 30 और 31, 32 29, 30 मिलेंगे। और फिर 31 जो
हमारा मूल अधिकार था उसको अभी निरस्त कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था 1975 के अंतर्गत आपको ये निरस्त कर दिया गया और इसको डाल दिया गया विधि के अधिकार के तहत, और विधि का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 32, 33 और 34, 35, ये किसके अंतर्गत हैं? तो इसके अंतर्गत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक अधिकारों के उपचार के अंतर्गत ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया जाता है कि आपको रीट लगाने की स्वतंत्रता है। किसको? हर नागरिक को रीट लगाने की अधिकार है। कहाँ पे लगाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाएगा तो उसको 5 तरह की रीट लगा सकता है, और हाई कोर्ट के अंदर लगाएगा तो उसको 6 तरह की रीट लगाया जा सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस प्रकार की रीट हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो स्टडी पॉइंट 9 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, टेलीग्राम के ऊपर जो स्टडी पॉइंट 9 से चलता है, उस पर आपको डेली क्यूज तथा उसके साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको भी ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी चलता है एक ग्रुप स्टडी पॉइंट 9 जो करंट अफेयर्स टुडे अपडेट, वो भी आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा। उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब हम आगे नेक्स्ट कल वाली क्लास में इसी जोश के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।